ओके, जैसे उसमें एक क्वेश्चन आपके पास था, जस्ट पेन बाल पॉइंट, हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास उसमें ये था कि हाउ मैनी जंक्शंस रूम, हाँ, हाउ मैनी जंक्शंस डू अ डायोड कंसिस्ट, डायोड के अंदर कितने जंक्शन होते हैं, डायोड कितने जंक्शनों से मिलके बना होता है। तो जैसा कि एक डायोड होता है, डायोड में सिर्फ एक जंक्शन होता है, एक पी मटेरियल होता है, एक एन मटेरियल होता है, तो उसका सिर्फ एक जंक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जंक्शन का मसला। तो जंक्शन सिर्फ एक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये 2, जस्ट वन जंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। ओके, पीएन जंक्शन में कोई बायसिंग नहीं दी गई, यानी अभी उसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी गई है। द जंक्शन करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ओनली। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब देखो, जब हमने एक पीएन जंक्शन बनाया, इधर पी टाइप मटेरियल, इधर एन टाइप मटेरियल है, अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो उस समय क्या होता है कि इस जंक्शन के क्रॉस जो करंट का फ्लो भी हो रहा होता है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होता है। पहली बात तो बहुत कम होता नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो वो एक चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन कह लो या इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से एक दूसरे को नलीफाई करता रहता है। तो अगर कुछ माइनॉरिटी चार्ज इधर घूम के आ भी जा रहे हैं या कुछ चार्ज डिफ्यूज कर भी जा रहे हैं, तो दोनों की संख्या बराबर होगी। तो ऐसा पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, द जंक्शन करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ओनली। बिल्कुल नहीं, जंक्शन करंट में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से नहीं होता, दोनों तरह के चार्जेस जो होते हैं उनके मोशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो एज इक्वल बट अपोजिट कैरियर्स आर क्रॉसिंग द जंक्शन। इक्विलिब्रियम में करंट जीरो होती है, बिल्कुल किसी डायोड में जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हो उसके अंदर कोई भी नेट करंट जो होती है, नेट करंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब उसमें क्या होता है, अगर मान लो कुछ चार्ज कैरियर जंक्शन को बहुत एनर्जी होने की वजह से क्रॉस कर भी जा रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट में चार्ज कैरियर उधर भी होंगे जो कि कैंसिल इसको क्रॉस कर रहे होंगे। तो इस पूरे जंक्शन के क्रॉस जो ओवरऑल मोशन होता है चार्जेस का इक्विलिब्रियम में, मतलब नॉर्मल स्टेट में, वो बराबर हो जाता है। तो इसीलिए करंट हमारी जीरो होती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सही ऑप्शन क्या है, द जंक्शन करंट रिड्यूसेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर, वो तो खैर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की बात होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से होल भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। हो सकता है कहीं होल माइनॉरिटी में हो, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो, या दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, होल मेजॉरिटी में हो। तो जब तापमान बढ़ाओगे तो जंक्शन करंट रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि वो जीरो ही बनी रहेगी, क्योंकि सेम अमाउंट में चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो। तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो एज चार्जेस डू नॉट क्रॉस द जंक्शन। अच्छा, 2 में और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जंक्शन करंट इक्विलिब्रियम पर जीरो है क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे होते हैं। मोटे मोटे तौर पर तो यही कॉन्सेप्ट लगता है हमें कि जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बल्कि बताया भी यही जाता है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो कुछ न कुछ मात्रा में एक प्रोबेबिलिटी रहती है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि जब चार्ज इस जंक्शन को डिफ्यूज कर सकते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है जितने दाएं से बाएं जाएंगे लगभग लगभग उतने ही बाएं से दाएं जाएंगे, तो जंक्शन क्रॉस नेट करंट जीरो हो जाएगी। तो चलिए 2 और 4 में आप ये रखिएगा, ये इसीलिए क्वेश्चन यहाँ रखा गया है कि इसमें 2 और 4 दोनों ही सही दिख रहे हैं, बस 4 गलत है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि चार जंक्शन को क्रॉस नहीं करते हैं। कब, जब अनबायस्ड होता है। और ऐसा नहीं होता है, एक्यूरेटली बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है। एक माइन्यूट सी
ट्रांजिशन अक्रॉस द जंक्शन हमको देखने को मिलता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, फोर्थ नहीं होगा। और अगर इसमें आप खैर फोर्थ नहीं होगा, उसमें अगर मगर कोई बात ही नहीं है। फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बायस में बी। पीएन जंक्शन डायोड में आपने रिवर्स बायसिंग जोड़ दी, तो जो करंट होती है उसका ऑर्डर क्या होता है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का नहीं होता, क्योंकि मिली एम्पियर तो फॉरवर्ड करंट होती है। बिटवीन 2 एम्पियर टू 15 एम्पियर, ये तो बहुत बड़ी करंट है, ये भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर तो तीसरा ऑप्शन क्या आया? तीसरा ऑप्शन है फ्यू एम्पियर, बिल्कुल नहीं। जब मिली एम्पियर को क्रॉस कर दिया तो एम्पियर क्या है? चौथा ऑप्शन देखो, फ्यू माइक्रो टू नैनो एम्पियर, ये बिल्कुल सही है। माइक्रो एम्पियर से लेकर के नैनो एम्पियर तक की रेंज में हमारी रिवर्स करंट होती है, और फॉरवर्ड करंट जो होती है वो मिली एम्पियर के रेंज की होती है, तो 1000 गुने का अंतर रहता है। चौथा क्वेश्चन था, व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस बाय इंक्रीजिंग द बैटरी वोल्टेज। जब हम बैटरी वोल्टेज लगा देते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग द बैटरी वोल्टेज क्या होता है? इंक्रीज करते हो तो करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज। फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, गलत है। करंट थ्रू पीएन जंक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल याद रखो, फॉरवर्ड बायस का कर्व ऐसा होता है ना, इस तरह का। तो जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट हमारी बढ़ती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। करंट थ्रू पीएन जंक्शन डिक्रीजेस ना, घटती कहाँ है? फॉरवर्ड बायस में तो कतई नहीं घटती। एंड नन ऑफ दिस, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन पीएन जंक्शन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज ओवरकम, applied voltage overcome what? Dash potential, the diode current is large, which is known as। तो जब अप्लाइड वोल्टेज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, किससे ज्यादा बढ़ा देते हो? डिप्लीशन पोटेंशियल नहीं फिट हो रहा है, रिवर्स पोटेंशियल ना, अप्लाइड वोल्टेज करंट लार्ज होने की बात हो रहा है ना, तो करंट लार्ज तभी होगा जब फॉरवर्ड बायस की बात होगी, तो रिवर्स की तो बात होगी नहीं। रेजिस्टेंस पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है। बैरियर हाँ, ये हो बैरियर, बैरियर पोटेंशियल, द डायोड करंट विच इज नोन एज द फॉरवर्ड बायस। हाँ बोलो, अभी कोई बोल रहा था कुछ? छठा ऑप्शन देखो, द लीकेज करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वेल नोन फैक्ट। द ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन डायोड below 5 वोल्ट टेक्स प्लेस इज टाइप जेनर। कल ही मैंने बताया था कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो ऐसे ही 5, 8, 10 वोल्ट के अंदर होता है, और बड़े वोल्टेज 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है, तो जेनर हो गया। जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज, डोपिंग लेवल जेनर डायोड की काफी ज्यादा होती है, इसीलिए उसका बैरियर विड्थ जो है वो कम होती है, तो मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। जेनर डायोड इज ऑलवेज, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड रिवर्स बायस, रिवर्स मोड में कनेक्ट होता है। इन ब्रेकडाउन रीजन the जेनर डायोड बिहेव्स लाइक अ, ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड बिहेव्स लाइक किस तरह के सोर्स की तरह काम करता है? तो ये एक काम करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह से। जैसे समझो इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है कि जैसे मान लो आपने इस तरह से लोड है, आपके पास लोड है, बल्ब है यहाँ पर आर, और करंट यूं आ रही है, इस लोड से होकर के इस तरह चली जाती है। आपने जो पोटेंशियल लगाया है वो V है, तो यहाँ से करंट आ रही है। अब हम कहते हैं कि इस लोड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल की वैल्यू VR, पोटेंशियल की वैल्यू अगर 10 वोल्ट से ज्यादा हुई, तो यहाँ जो बल्ब लगा वो फ्यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक जेनर डायोड लगा दिया, और एक ऐसा जेनर डायोड लगाया जो 10 वोल्ट से पहले ही ब्रेक डाउन कर जाए। तो मान लो इसका वोल्टेज हमने 9 वोल्ट कर दिया, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 9 वोल्ट है।
अब क्या होगा, मान लो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ करके 11 वोल्ट हुआ, तो 11 वोल्ट तो 9 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो जो करंट आएगी वो करंट इसी के थ्रू ही फ्लो होकर चली जाएगी। तो ऐसा ये हिस्सा ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक बहुत बड़ा वोल्टेज सोर्स है, यहीं से आपका करंट का फ्लो होगा, एक बैटरी जैसा यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो कहा गया है ना कि ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो देखो ये अपने अक्रॉस वोल्टेज तो नो रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, उसके अलावा जो भी करंट आ रही है उसको ये यहीं से फ्लो करा देगा। तो अगर यहाँ 9 वोल्ट है तो इसका मतलब इसके पैरेलल में भी 9 वोल्ट बना रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा करंट है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगी। तो हायर करंट आपकी लोड तक जा नहीं पाएगी, जिससे आपका जो लोड है वो बच जाएगा। तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज, वही कांस्टेंट वोल्टेज कौन सा होता है, जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उसी के बराबर ये अपना वोल्टेज रखेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट वोल्टेज हम सोर्स की तरह से कह सकते हैं। The main disadvantage of half wave rectifier is that half wave, माइक प्लीज आप लोग बोलो। The main disadvantage of half wave rectifier is that, समझो जरा इसको, कंपोनेंट्स आर एक्सपेंसिव, ऐसा तो नहीं होता एक ही डायोड लगता है, तो ये तो गलत है। डायोड मस्ट हैव लार्ज पावर रेटिंग, एक ही डायोड है तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पावर खर्च हो रहा होगा, ये भी नहीं सही है। आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, ये सही ऑप्शन है। आउटपुट जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर। क्यों? याद करो जब आप हम लोगों ने रिपल फैक्टर निकाला था, तो जब रिपल फैक्टर निकाला था तो हाफ वेव का रिपल फैक्टर आया था 1.21, और इसका मतलब ये था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी कंपोनेंट हैं वो डीसी कंपोनेंट की तुलना में 1.21 टाइम ज्यादा हैं। तो हमें करना क्या था फिल्टर से, हमें फिल्टर से एसी और डीसी की मिक्सचर को अलग करना था। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एसी का जो परसेंटेज है वो डीसी की तुलना में 1.21 टाइम्स ज्यादा है, यानी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा छानना पड़ेगा, यहाँ फिल्टरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम यहाँ पर प्योर डीसी पा पाएंगे। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यही वैल्यू कितनी होती है, 0.48, आधी, मतलब लगभग आधी। तो वहां पर फिल्टरिंग करना आसान है, क्योंकि वहां पर एसी कंपोनेंट डीसी की तुलना में आधे हैं, तो थोड़ा सा फिल्टर कर दोगे तो आपके पास प्योर डीसी जैसी स्थिति मिलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, आउटपुट को फिल्टर करना डिफिकल्ट होता है। 13वां क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेव रेक्टिफायर इज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेक्टिफायर कौन सा है? फुल वेव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हाफ वेव वाले तो चले गए सारे, ब्रिज आ जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है, जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ओके, इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे क्या? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बता दीजिए। 9 और 10 क्या है? द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। अच्छा देखो, ऐसा होता है जैसे हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में जो बैरियर बनता है, इस बैरियर की विड्थ, ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने इसमें डोपिंग जो मिलाई है उसका कंसंट्रेशन कितना है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा वॉल्यूम है, इस प्योर सेमीकंडक्टर का इस हिस्से का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो नॉर्मल डायोड बनाने के लिए हमने इसमें 10 टू पावर 4 डोपिंग के एटम मिला दिए, मतलब 10 टू पावर 4 फास्फोरस या एल्युमिनियम मिला दिया, तो नॉर्मल डायोड बन गया। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें, 10 टू पावर 7 कर दें या 10 टू पावर 8 कर दें, काफी ज्यादा बढ़ा दें, देखो 10 टू पावर 4 टाइम, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम उतना ही रखा आपने, लेकिन डोपिंग आपने एकदम से 1,000 गुना, लाख गुना बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम है वो बहुत पास पास आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो ये बहुत पास पास आ जाएंगे। जब ये बहुत पास पास आ जाएंगे तो जो बैरियर विड्थ बनेगी, उस बैरियर विड्थ की थिकनेस कम होगी, क्योंकि एटम पास पास हैं, तो जंक्शन के बहुत पास ही आपको ये इम्प्योरिटी एटम मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आयन बनेंगे डिप्लीशन लेयर में, उनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी आपने काफी ज्यादा रखी है।
तो चार्ज ज्यादा है, डी कम है। जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, डी, वो कम है और उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाई डोपिंग करने से डिप्लीशन लेयर पतली बनती है, लेकिन उसमें चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर आप रिवर्स बायस करोगे तो ये जो विड्थ है वो और चौड़ी होगी, जब और चौड़ी होगी तो और चार्जों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अगल बगल के जो एटम हैं उनमें जो बॉन्ड बने हैं उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों खींच के अपनी तरफ लाना शुरू कर देगी। और जैसे ये बॉन्ड अगल बगल के कोवेलेंट बॉन्ड टूट टूट कर इस जंक्शन बैरियर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वैसे ही इसके अक्रॉस रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी और हम कहेंगे कि हमारा डायोड जो है ब्रेक डाउन कर गया, जेनर ब्रेक डाउन कर गया। तो जिस वोल्टेज पर ये होगा उसको जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमने डोपिंग को ज्यादा किया था तभी ये सारा हो पाया। इसीलिए लिखा गया है कि डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज मोर देन दैट ऑफ द क्रिस्टल डायोड, मतलब नॉर्मल जो डायोड होते हैं उनकी तुलना में काफी ज्यादा होती है। 10वां क्वेश्चन देखो, जेनर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स, क्योंकि हमें ब्रेक डाउन कराना है। जेनर डायोड का काम है ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन कब होता है? जब रिवर्स करंट बहुत बढ़ जाती है। तो यानी कि जब आप रिवर्स बायस में जोड़ोगे तभी वहां रिवर्स करंट का कॉन्सेप्ट आएगा और तभी वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो इसलिए जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आओ बच्चों, वापस से जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि 3 तरह के बायसिंग मोड हो सकते, 3 तरह के मोड हो सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखो इनपुट और आउटपुट में एमीटर कॉमन रखा है तो कॉमन एमीटर मोड हो गया। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में बेस को कॉमन रखा है, कॉमन बेस मोड हो गया। यहाँ पर कलेक्टर को कॉमन रखा है तो कॉमन कलेक्टर मोड हो गया। तो 3 तरह के मोड होते हैं, सीबी, सीई और सीसी। इनको अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे तो ये अरेंजमेंट है। देखिए ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर बाहर है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस मोड है। तो आपने क्या किया, बेस एमीटर जंक्शन, ये देखो बेस एमीटर जंक्शन है ये, तो बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो ये N है, N को जोड़ दिया नेगेटिव से, और जो P है इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पे देखो ये रिवर्स बायस जोड़ना है। ये कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर को आपने जोड़ दिया प्लस से और बी के पास आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये वाला जो है वो रिवर्स बायसिंग यहाँ पर आपके सामने बन गई है। तो ये नियम हमेशा रखेंगे कि बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन को म्यूट रखिएगा भाई आप लोग। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पर सारा जितने भी मोड हैं हमने सब डिस्कस किए हैं। देखो कॉमन एमीटर मोड है ये, कॉमन एमीटर मोड में भी वही कहा जाएगा कि बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखो और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखो, उस हिसाब से बैटरी पढ़ना पसंद करता है। ये देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि यहाँ पर समझना जरूरी है। जब हम अपने ट्रांजिस्टर को इससे कॉमन बेस अरेंजमेंट ले लिया तो कॉमन बेस में आपने क्या किया, बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस जोड़ दिया। तो फॉरवर्ड बायस जोड़ने के लिए आपने एक बैटरी लगा दी। यहाँ नाम पे मत जाइएगा, यहाँ इसका नाम VE रखा है। ऐसे ही बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस जोड़ने के लिए भी हमने यहाँ पर एक बैटरी आराम से लगा दी है। ये हमारा लोड है और इधर से हम इनपुट भेज रहे हैं। तो देखो ये ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो एमीटर करंट बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब बाकी की जो 2 करंट होंगी जो IC और IB है वो अंदर की तरफ जाएंगी। फॉलो क्या होता है रूल, यहाँ पर यहाँ रूल फॉलो हो रहा है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, 2 करंट के सम के बराबर है एमीटर करंट। इस तरह से अरेंजमेंट है। अब अगर हम यहाँ पर कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में हम आउटपुट करंट क्या देख रहे हो, आउटपुट करंट आप देख रहे हो IC। तो
तो आपके पास IC है। इनपुट करंट आप देख रहे हो IE, तो यहाँ पर IE है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको हम नाम देते हैं करंट गेन फैक्टर। तो इसका मतलब है आउटपुट करंट जो होती है वो अल्फा टाइम IE होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ लिखा भी है ये चीज, IC बराबर अल्फा टाइम IE। लेकिन यहाँ हमने एक और करंट दिखाई है आपको, ICBO जिसको कहते हैं। इस करंट को हम नाम देते हैं, ये हमारी लीकेज करंट है, या वो अनवांटेड रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो कि हम चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम के अंदर ये मौजूद है। कैसे आई उसको समझना है। तो आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, आपने बैटरी हटा दी। तो आपने जब बैटरी हटा दी तो अब बैटरी नहीं है, तो ये सिरा अलग खुला पड़ा है, ये सिरा अलग खुला पड़ा है। तो आपने कहा कि हमारा बेस ओपन हो चुका है। बेस ओपन होने का मतलब है आपने जो यहाँ बैटरी रखी थी उस बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन ये दूसरी वाली बैटरी जो रिवर्स वाली है, इसको अपनी जगह पर रखा। तो आप देखो यहाँ पर ये दूसरे जो डायग्राम है इसमें हमने ये बैटरी रखी है। फिर अगेन हम कहेंगे नाम पे मत जाइएगा, नाम से ज्यादा आप इसके काम को समझिए। तो आपने बैटरी रखी, ये जो बैटरी है ये बेस एमीटर जंक्शन को क्या करती है, बेस कलेक्टर जंक्शन, सॉरी बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करती है। अब जब रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पर जो कलेक्टर के माइनॉरिटी चार्जेस हैं, यानी होल जो हैं, वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे और कहाँ चले जाएंगे, बेस में। तो ये कुछ ऐसा होगा, जरा समझोगे इस बात को इस डायग्राम से। ये कुछ ऐसा होगा कि ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है। हमने बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रखा है, बेस कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस कर रखा है। तो और इसको हमने फॉरवर्ड बायस नहीं किया, इसको हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे बैटरी हटा दी है। तो क्या होगा, यहाँ ये N है, ये P है, N है। तो N में जो होल्स हैं, प्लस से हम किसको दिखा रहे हैं, होल्स को। तो ये जो होल्स हैं ये माइनॉरिटी में है। तो ये होल्स क्या करेंगे, रिवर्स बायस होने की वजह से इस जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक करंट जो है वो इस जंक्शन के क्रॉस फ्लो करेगी, इस जंक्शन के क्रॉस। और ये करंट क्यों हो रही है, ये माइनॉरिटी चार्जेस की करंट है। तो इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते थे जब हमारा पीएन जंक्शन होता था। तो यही वो करंट है जो कि तब भी मौजूद होती है जब फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड पोटेंशियल यहाँ पर नहीं होता। तो जब इनपुट ओपन है, तो आपने लिखा ओपन है, उस समय भी जो कलेक्टर से बेस के बीच में करंट फ्लो कर रही है, देखो ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो जब आपने इनपुट को ओपन कर दिया उस दौरान भी बेस कलेक्टर जंक्शन के अक्रॉस जो बहुत छोटी सी करंट फ्लो करती रहती है, उस छोटी सी करंट को ही हम लीकेज करंट कहते हैं। तो अगर आपको आईसी की पूरी वैल्यू लिखनी है तो आपको पहला टर्म लिखना होगा अल्फा आई। अल्फा आई कब होगा, जब आपका ये बैटरी जुड़ी होगी, जब आपकी पहली बैटरी जुड़ी होगी फॉरवर्ड बायस की, तो एमीटर करंट होगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बैटरी के रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर एक और करंट होती है आईसीबीओ। तो अगर आप सारी करंटों को, फॉरवर्ड करंट को, रिवर्स सैचुरेशन करंट को, सबको जोड़ोगे तो आउटपुट जो आईसी है उसमें दो हिस्से होंगे, अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। ये हमारा वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू उठा के रख दी, आई सी प्लस आई बी, रीअरेंज किया। रीअरेंज करोगे तो आपके पास इस तरह के दो फॉर्मूलों के साथ ही पूरा एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रखना, मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपसे कहा था इस रिलेशन को याद रखना। अब इस रिलेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि अल्फा अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस का आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, बीटा कॉमन कलेक्टर का आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और एक रिलेशन होता है कि बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है आपको, एक बार जा करके देख लीजिएगा, ये वैसे भी पढ़ा होगा 12th में। अब अगर हम 1 प्लस बीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो इस पूरे फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो, आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ।
और कई बार इस पूरी चीज को एक साथ क्या लिख देते हैं, ICEO। नाम है थोड़े थोड़े अलग अलग, तो नाम अगर लिख दोगे तो IC बराबर हो जाएगा बीटा IB प्लस ICEO। इस तरह से ये पूरा हमारा फॉर्मूला IC बराबर बीटा IB प्लस IC हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना। तो ये भी फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है ये सब आपस में रिलेटेड है। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा सा टेबल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, शायद मैंने उस समय नहीं लिखाया था। एक कंपैरिजन है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में ना जाइए। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस, याद कर लो थोड़ा सा। तो कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, कॉमन एमिटर में इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक है, जरा देखोगे डायग्राम में, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखो, देखो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस लो है, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस लो है, लेकिन यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई है। कारण क्या है? इनपुट जब आता है तो उसके सामने कौन सा जंक्शन पड़ता है? बेस एमिटर जंक्शन। और बेस एमिटर जंक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। मैंने आपको बताया है कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है ना, विड्थ पतली होती है बैरियर की। रिवर्स बायस में चूंकि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ जाती है तो इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो चाहे आप अब इधर से देखो, कॉमन एमिटर में भी जब आपका इनपुट आ रहा है तो उसके पास कौन सा जंक्शन दिखेगा? बेस एमिटर जंक्शन, जो कि फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन में जब इनपुट आएगा तो उसके सामने बेस कलेक्टर जंक्शन, कॉमन कलेक्टर में बेस कलेक्टर जंक्शन पड़ेगा। और बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा होता है? रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ज्यादा तो होता ही है। इसीलिए उस टेबल में कहा गया है, इस टेबल में कहा गया है कि कॉमन बेस में, कॉमन बेस अरेंजमेंट में इनपुट कम, यहाँ भी इनपुट कम, लेकिन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, हाई, लो। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। क्यों? फिर से देखो डायग्राम, यहाँ देखो, आउटपुट ले रहे हो तो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है, आउटपुट ले रहे हो तो बेस कलेक्टर जंक्शन है, आउटपुट ले रहे हो तो एमिटर कलेक्टर जंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जंक्शन है, उन जंक्शन की जो नेचर है वो फॉरवर्ड बायस तो नहीं है, फॉरवर्ड बायस तो इनपुट में था। तो इसीलिए वजह से आपको कॉमन बेस में भी हाई दिखाई पड़ता है, कॉमन एमीटर में भी हाई दिखाई पड़ता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में जो हाई रेजिस्टेंस था वो तो इनपुट के पास चला गया था, तो जाहिर सी बात है आउटपुट के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ लॉजिक दैट यू मे फॉलो। वोल्टेज गेन के बारे में हम लोग ने बात नहीं की, इसको याद कर लो। ये 150 होता है, 500 होता है और ये लेस देन 1 होता है। इन्हीं वजहों की वजह से कॉमन कलेक्टर को हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन कम होता है। एप्लीकेशन देख लो, फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, जहां माइक्रोवेव वगैरह हम यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी के एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है कॉमन एमिटर का। ये जो होता है हमारा कॉमन कलेक्टर, ये बहुत ही स्पेसिफिक केस में इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग केस, जहां हम बहुत सारे कपलिंग कर रहे होते हैं 2-3 सर्किट्स के बीच में, या हाई स्टेज से, 1 स्टेज से लो स्टेज, सेकेंड स्टेज, 4th स्टेज, इस तरह से। तब हम इस तरह की कपलिंग के दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि 2 पाइपें हैं, जब पाइपों को जोड़ते हैं तो वहां पर एक कपलर लगाते हैं, है ना, एक जो ज्वाइंट जहां बनता है, तो वैसे ज्वाइंट वाली जगहों पर ही हम कॉमन कलेक्टर को यूज करते हैं। करंट गेन, अब यहाँ नो का मतलब है लो होना चाहिए, दिस शुड बी लो। लो मतलब लेस देन 1। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? IC बटे IE। और हमें मालूम है कि IC हमेशा I से छोटा होगा, तो IC एक छोटी क्वांटिटी होती है, IE बड़ी क्वांटिटी होती है, जाहिर सी बात है इसका जो रेशियो होगा वो छोटी क्वांटिटी होगी, तो लो होता है। बीटा क्या होता है? बीटा में होता है आउटपुट होता है, बीटा मतलब कॉमन एमिटर, तो आउटपुट होता है IC, इनपुट होता है IB। हमें मालूम है कि IB तो बहुत छोटा होता है IC से, तो इसका बीटा ज्यादा होता है। और इसका भी, इसमें भी यही होता है, ये भी लार्ज होता है, अप्रिशिएबल मतलब होता है नॉट लो बट नॉट वेरी हाई, कंसिडरेबल, ठीक ठाक। ये टेबल अपने पास रख लीजिएगा रिवाइज करने के दौरान।
देखो एक और हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको के नाम दिया जाता है थर्मल रनवे। थर्मल रनवे, थर्मल रनवे में क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है आई ई बराबर बीटा टाइम आई बी प्लस आई सी ई ओ, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ सॉरी आईसी है, आईसी बराबर बीटा आई बी आई सी ओ। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, इसी डायग्राम को देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से हीट बढ़ेगा। किधर चलें, किधर से चलें, ये पर चलते हैं। कहाँ गया, या कैसे भी करें टेम्परेचर डायग्राम माइनॉरिटी यहाँ से चलते हैं, सही कह रहे हैं। ये है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो पहला है टेम्परेचर बढ़ा, उससे क्या होगा, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो भी बढ़ेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ेगी। बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ेगी तो माइनॉरिटी चार्जेस बढ़ेंगे, तो माइनॉरिटी चार्जेस बढ़ेंगे। माइनॉरिटी चार्ज बढ़ेंगे तो उनकी वजह से आईसीबीओ बढ़ेगी। आईसीबीओ क्या था, ये 1 प्लस बीटा आईसीबीओ ही है जो हमने आईसीओ लिखा है, तो आईसीबीओ बढ़ेगा। बीटा ज्यादा होता है तो यानी ये फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। इस फैक्टर के बढ़ने की वजह से आईसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जुड़ रहा है ना, तो आईसी बढ़ जाएगी। आईसी बढ़ने की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोडक्शन जो होता है वो आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आई की जगह पर आप आईसी ले लो, तो हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से फिर बॉन्ड टूटेंगे, फिर आईसीबीओ बढ़ेगा, फिर आईसी बढ़ेगा, फिर हीट प्रोडक्शन, एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट स्टार्ट टू कंटिन्यू इन द होल सर्किट। इस तरह से पूरे सर्किट के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ट्रांजिस्टर के अंदर जान बाकी है, मतलब मर के ही ये खत्म होगा या ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाएगी उसको। तो हमें इस स्टेज को शुरू होते ही या शुरू होने से पहले ही इसको रोक देना है। तो थर्मल रनवे को मैनेज करने के लिए हम फिर डिफरेंट टाइप के बायसिंग मेथड पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके बायसिंग मेथड। तो बायसिंग मेथड्स क्या होते हैं, वो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम इस विनाशकारी प्रक्रिया को होने से रोकते हैं। और अगर हम बायसिंग मेथड के थ्रू ऐसा कर ले जाते हैं, ऐसा रोक ले जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमने अपने सर्किट को स्टेबल कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। ओके, सो स्टेबलाइजेशन वहां से हमारे सामने आ जाता है। अब देखो बच्चों, ये एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। जब आप अपने ट्रांजिस्टर को चाहे जिस भी मोड में जोड़ें, कॉमन एमिटर मोड में जोड़े, कॉमन कलेक्टर में जोड़े, कॉमन बेस में जोड़े, आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है वो कॉमन एमिटर मोड होता है। तो जब आप कॉमन एमिटर मोड में जोड़ देते हो तो उसके जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जरा सा हम बना दें यहाँ पर। जैसे ये हमारा कॉमन एमिटर मोड है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये ऐसे आपने जोड़ दिया। यहाँ से आपकी बेस करंट आ रही है, यहाँ आपने वोल्टेज लगा रखा होगा वी बी ई वोल्टेज वी बी ई लगाया है। यहाँ वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर के बीच में है, तो यहाँ वोल्टेज वी सी ई लगाया है। तो आप क्या करिए, आउटपुट वोल्टेज को फिक्स कर दीजिए। जैसे आपने देखा आउटपुट वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया, 1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया। उस समय आप क्या करेंगे, ये जो इनपुट वोल्टेज है वीबीई और जो इनपुट करंट है आईबी, याद रखो आउटपुट वोल्टेज को फिक्स कर दो। जैसे यहाँ पर गोले में दिखाया गया, इसको फिक्स कर दिया मोर देन 1 वोल्ट पर। उस समय हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये बिल्कुल दिख रहा है जैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है पीएन जंक्शन का। ठीक है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी स्थिति क्या है कि आपने अगली बार इनपुट का जो करंट है इसको फिक्स कर दो, इनपुट करंट को आप फिक्स कर दो। तो आपने देखो इनपुट करंट आईबी को फिक्स कर दिया, और इनपुट करंट फिक्स करने के बाद जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वीसीई और आउटपुट करंट कौन है, आउटपुट करंट यहाँ आईसी होगी। तो आउटपुट करंट आईसी के बीच में ग्राफ खींचा। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो आपको इनपुट करंट को फिक्स करना पड़ेगा। जब ऐसा करोगे तो हमारे पास इस तरह के कर्व आएंगे। यहाँ कई कर्व क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कभी आपने आईवी को 0 रखा, कभी 0.1 मिली एम्पियर, कभी 0.2 मिली एम्पियर,
0.3 इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू रख रहे हो तो आपके पास इस तरह के कर्व आएंगे। ध्यान ये रखना है कि जो कर्व है बिल्कुल सीधा नहीं है, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट नहीं है, इसमें हल्का सा स्लोप होता है। ये जो स्लोप होता है इसको हम आर्ले इफेक्ट कहते हैं। आर्ले इफेक्ट एक इंजीनियर थे, उनके नाम पर ये आर्ले इफेक्ट होता है। तो आर्ले इफेक्ट की वजह से हमारी जो करंट होती है बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि उसके बीच में एक स्लोप होता है। यहाँ पर एक रीजन आपको ये दिख रहा है जो बिल्कुल लग रहा है कोई यूज नहीं है, इसका बेजा चला जा रहा है। और वैसे ही एक रीजन यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाला है ना, ये वाला रीजन जो आईबी के नीचे है, इनको कहते हैं, इसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये हमारा कट ऑफ रीजन है। और ये जो हिस्सा होता है ये हमारा सैचुरेशन रीजन कहलाता है, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कहने का मतलब है कि जब भी आप अपनी ट्रांजिस्टर को बायसिंग दोगे तो आपको अपनी VCE की वैल्यू और अपने IC की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो इसी जगह पे आए, कहीं इसी रीजन में आए, इसी रीजन में कहीं आए। जैसे मान लो आपने VCE को रखा 7, आपने VCE को 7 वोल्ट कर दिया और आपने सर्किट में करंट फ्लो कराई 0.2 मिली एम्पियर। जो 0.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराओगे तो आपकी जो IC होगी वो 10 मिली एम्पियर करीब होगी। तो यानी कि आप इस रीजन में आ गए। सपोज आपने अपना आउटपुट जो VCE वोल्टेज है वो 0.1 वोल्ट कर दिया और 0.1 वोल्ट कर दिया और आपने बेस करंट 0.3 कर दी। तो खुद ही सोचो, ये 0.1 है, इसको ऊपर ले जाओगे और ये बेस करंट यहाँ करोगे तो ये यहाँ कहीं आएगा और ये सैचुरेशन रीजन है, तो हमें यहाँ नहीं भेजना है। दिस इज द डेंजरस पोर्शन। यहाँ हमारी सारी एनालिसिस अनस्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा। तो हमें सैचुरेशन में नहीं रखना है, इसीलिए कभी भी हम VCE को इतना कम नहीं करेंगे कि हमारा जो इंटरसेक्शन है करंट का वोल्टेज का वो सैचुरेशन में आ जाए। वैसे ही हम कभी भी इतनी कम करंट वोल्टेज नहीं, बेस करंट 0 रखोगे तो जब बेस करंट 0 होने का मतलब इनपुट भेज ही नहीं रहे हो। इनपुट भेज नहीं रहे हो तो भाई जब इनपुट नहीं भेज रहे हो तो कैसे ये आप उम्मीद कर सकते हो कि ट्रांजिस्टर हमारा काम कर रहा होगा। ट्रांजिस्टर कम हो, बंद हो चुका होगा। तो ये जो हिस्सा होता है वो ऐसा हिस्सा है जब आपकी बेस करंट लगभग 0 हो चुकी है और बेस करंट 0 होने की वजह से कोई भी ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा। तो दिस इज अबाउट द, ठीक है। ये एक और पॉइंट है जहां लोड लाइन है। तो अगली क्लास में हम लोग लोड लाइन और जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं और मैकेनिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल आज हम आपको ग्रुप पर भेज देंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार वहां पर। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए अभी मुझे, इसमें से जो आज हमने देखा है, रिवीजन किया है।